हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक अंतरिक्ष विज्ञान से ही रहने वाला है। अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत जो तीन हम इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और साथ ही साथ मंगल मिशन। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और इसी से रिलेटेड जो है आज की हमारी वीडियो रहने वाली है। उसके अलावा भी हमको बहुत सारे ऐसे उपग्रह देखने को मिलेंगे जो भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए हैं, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैंने यहाँ पर लिए हैं, उस पर भी डिस्कशन होगा। चंद्रयान 2 पर डिस्कशन करने वाले हैं, चंद्रयान 1 पर, और मंगल मिशन से रिलेटेड भी जो है आज हमारा डिस्कशन होने वाला है। अगर हम बात करें अंतरिक्ष विज्ञान से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो इसरो की स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को की गई थी। परंतु अगर हम बात करें जब इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी, उस समय ये एक स्वतंत्र स्टेशन के रूप में काम करता था। मतलब ये जो संगठन था, इसरो जो था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अगर इसकी हम बात करें तो ये एक समय का जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करता था। परंतु आप देखेंगे 1 अप्रैल 1975 को इसरो की अगर हम बात करें, 1 अप्रैल 1975 को अगर हम इसरो की बात करें तो इसरो को जो है स्वायत्त स्टेशन से सरकारी संगठन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। फिर इसको सरकारी संगठन बना दिया गया था। और ये कब बनाया गया था? 1 अप्रैल 1975 को। तो ये डेट आपको याद रखना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 1984 की। 1984 में आप देखेंगे भारतीय सोवियत संघ मानव युक्त मिशन की शुरुआत की गई थी, है ना। मानव युक्त मिशन, जिसके मतलब ऐसे सारे मिशन जिनके अंतर्गत मानव को होना जरूरी है। जो अंतरिक्ष में कई मिशन हम चलाते हैं उसमें आप देखेंगे बहुत सारे मिशन आपको मानव रहित देखने को मिलेंगे और बहुत सारे मिशन ऐसे देखने को मिलेंगे जो मानव सहित रहे हैं, मतलब उसमें मानव भी उपस्थित रहा है। तो आप देखेंगे 1984 को भारत और सोवियत संघ की बात हो रही है। भारत और सोवियत संघ मानव युक्त मिशन की शुरुआत की गई थी 1984 में। डेट आपको याद रखना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 1997 की, मतलब 1997 की अगर हम बात करें तो यहां पर यह चीज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि भारतीय मूल की अमेरिकी यात्री कल्पना चावला, इनको हम क्या बोलते हैं? भारतीय मूल की अमेरिकी यात्री कल्पना चावला जी जो रही हैं वो नासा के अंतर्गत कार्यरत रही हैं और इनको कोलंबिया शटल मिशन के अंतर्गत ही आप अंतरिक्ष में पहुंचाया गया था। अगर हम बात करें तो आपको ये याद रखना है कौन सा मिशन था, वो कोलंबिया शटल मिशन था। और इस कोलंबिया शटल मिशन के अंतर्गत ही कल्पना चावला जी को जो है अंतरिक्ष में पहुंचाया गया था। और ये मिशन की शुरुआत जो है वो 1997 के अंतर्गत की गई थी। ये 1997 आपको याद रखना है। भारतीय मूल की अमेरिकी यात्री कल्पना चावला जी रही हैं और उनको नासा के अंतर्गत कोलंबिया शटल मिशन के अंतर्गत जो है वो अंतरिक्ष में पहुंचाया गया था। छोटे छोटे फैक्ट आपको यहाँ पर ऐसे याद करते हुए चलना है, क्योंकि ये जो है फैक्ट से संबंधित ही वीडियो रहने वाली है, ठीक है। फिर आप देखेंगे 3 अप्रैल 1999 को फ्रेंच गुयाना, है ना, फ्रेंच गुयाना, और ये फ्रेंच गुयाना एक क्षेत्र है, वहां पर हमको देखने को मिलता है कोहू प्रक्षेपण स्थल, मतलब ऐसा स्थान जहां पर कई प्रकार के उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं। तो आपको क्षेत्र याद रखना है, फ्रेंच गुयाना और कोहू प्रक्षेपण स्थल है ये। यहां से इनसेट 2E को जो है कक्षा में स्थापित किया गया था, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं इनसेट 2E। तो इनसेट 2E मतलब आपको पता है, इसका फुल फॉर्म मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ये हो जाएगा आपका इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। 2E को कक्षा में स्थापित किया गया था। और कब किया गया था कक्षा में स्थापित? वो किया गया था 3 अप्रैल 1999 को। फ्रेंच गुयाना से इसको जो है, फ्रेंच गुयाना एक क्षेत्र है, वहां पर हमको जो है कोहू प्रक्षेपण स्थान देखने को मिलता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 10 जनवरी 2007 को PSLV C7 की सहायता से, किसकी सहायता से? PSLV C7 की सहायता से 4 उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए गए थे। किसकी सहायता से? PSLV C7 की सहायता से, मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C7
क्या हो जाएगा इसका नाम? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C7 की सहायता से अगर हम देखेंगे तो पृथ्वी के अंतर्गत पृथ्वी की कक्षा में 4 उपग्रह को जो है स्थापित किया गया था, लॉन्च किया गया था, और ये 10 जनवरी 2007 को किया गया था। इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने यहाँ पर लिया है। इनके नाम कौन कौन से हैं, ये कौन कौन से 4 उपग्रह को जो है पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था, तो इन 4 उपग्रहों के नाम हैं, एक तो हो जाएगा आपका कार्टोसैट, एक कार्टोसैट 2, ठीक है, कार्टोसैट 2 हो जाएगा, लापान टब सेट हो जाएगा, लापान टब सेट ये दूसरा उपग्रह हो जाएगा, तीसरा फाइन सेट 1, फाइन सेट 1 ये तीसरा उपग्रह हो जाएगा, और स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा? स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट। ये 4 उपग्रह रहे हैं जो कि 10 जनवरी 2007 को PSLV C7 की सहायता से जो है पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। मतलब लॉन्च करने के लिए हमने कौन से व्हीकल का इस्तेमाल किया था? तो PSLV C7 का इस्तेमाल किया था, और इसकी सहायता से इन 4 उपग्रह को लॉन्च किया गया था। कहाँ लॉन्च किया गया था या कहाँ स्थापित किया गया था? तो पृथ्वी की कक्षा में इन 4 को स्थापित किया गया था। 4 के नाम आपको याद रखना है, कार्टोसैट 2 हो जाएगा, लापान टब सेट हो जाएगा, फाइन सेट 1 हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका लास्ट स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये 4 उपग्रह के नाम आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं 21 जनवरी 2008 को। 21 जनवरी 2008 को PSLV C10 की सहायता से इजराइल का एक जासूसी उपग्रह, जिसके अंतर्गत इजराइल जासूस करता है, तो है ना, तो जासूसी उपग्रह है ये, किसका है? इजराइल का। इसको सर्वप्रथम अगर आप देखेंगे सतीश धवन केंद्र की सहायता से प्रक्षेपित किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि भारत में अगर आप देखेंगे जितने भी प्रक्षेपित स्थान हैं जहां से सैटेलाइटों को लॉन्च किया जाता है, वहां केवल और केवल भारतीय सैटेलाइट ही लॉन्च हो सकते हैं। अगर दूसरे देश अपने देश की सहायता से कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करना चाहता है तो इसकी परमिशन ऑलरेडी मिल जाती है, क्योंकि आप देखेंगे भारत के भी बहुत सारे उपग्रह हमको देखने को मिलेंगे जो दूसरे देशों की सहायता से हमने लॉन्च किए हैं, है ना। परंतु अगर आप वर्तमान परिस्थिति में देखेंगे तो भारत इतना सक्षम हो चुका है कि वो स्वयं के सारे उपग्रह जो है लॉन्च कर सकता है। देखिए, अगर हम बात करें तो 21 जनवरी 2008 को, कब? 21 जनवरी 2008 को PSLV C10 की सहायता से, इसकी सहायता से इजराइल का एक उपग्रह था उसको लॉन्च किया गया था। और ये लॉन्च कहाँ किया गया था? सतीश धवन केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो श्रीहरिकोटा में आता है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो ये 3 चीज आपको इसमें याद रखनी है। 21 जनवरी 2008 को, कब? 21 जनवरी 2008 को अगर हम बात करें तो PSLV पोलर लॉन्च व्हीकल है आपका, है ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C10 की सहायता से इजराइल का एक उपग्रह लॉन्च किया गया था, और ये सतीश धवन केंद्र से इसको लॉन्च किया गया था। ये आपको याद रखना है। 21 मई 2008 को, अब 21 मई 2008 को फ्रेंच गुहाना, और फ्रेंच गुहाना में कौन सा अंतरिक्ष केंद्र है? कोहू प्रक्षेपण केंद्र। बार बार मैं आपको बताता हूं, वो चीज आपको याद हो जानी चाहिए। यहां से अगर आप देखेंगे GSAT 8 को एरियन स्पेस की सहायता से लॉन्च किया गया था। ठीक है, 21 मई 2008 को फ्रेंच गुहाना से कोहू प्रक्षेपण स्थान से, है ना, और फ्रेंच गुआना क्षेत्र है, वहां पर एक कोहू प्रक्षेपण यान हमको या अंतरिक्ष केंद्र देखने को मिलता है, जहां से CSAT को जो है लॉन्च किया गया था। और ये किसकी सहायता से किया गया था? एरियर स्पेस की सहायता से इसको लॉन्च किया गया था। ये चीज आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं 9 दिसंबर 2012 को। 9 दिसंबर 2012 को भारत का 100वां उपग्रह जो है वो विक्षेपित किया गया था, है ना, विक्षेपण किया गया था। कौन सा? भारत का 100वां उपग्रह। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। 9 दिसंबर 2012 को, 9 दिसंबर 2012 को भारत का 100वां उपग्रह विक्षेपित किया गया था, और इसके साथ ही फ्रांस का भी एक उपग्रह विक्षेपित किया था हमने, और जापान का भी एक उपग्रह हमने साथ में लॉन्च किया था। ठीक है, जो फ्रांस का था वो स्पॉट था, SPOT, स्पॉट 6,
है ना, स्पॉट 6 SPOT 6, ये एक उपग्रह का नाम है। किसका था ये? फ्रांस का था। इसको हमने लॉन्च किया था। फिर उसके साथ जापान का भी एक पाइटेरेस, जापान का एक उपग्रह था जिसका नाम था पाइटेरेस, इसको भी भारत के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? PSLV C2 की सहायता से लॉन्च किया गया था। ये है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसकी सहायता से, जिसका नाम हो जाएगा PSLV C2, इसकी सहायता से इनको लॉन्च किया गया था। और इसमें भारत का भी एक उपग्रह था जो कि भारत का 100वां उपग्रह था जिसको हम लॉन्च कर रहे थे। और साथ में फ्रांस का भी एक था और जापान का भी एक उपग्रह था। ठीक है, PSLV C2 की सहायता से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको क्या किया गया था? प्रक्षेपित किया गया था। फिर हम बात करते हैं इसरो का 100वां उपग्रह। अब बात हो रही है यहाँ पर इसरो का 100वां उपग्रह। यहाँ बात किसकी हो रही है? इसरो का 100वां उपग्रह, भारत का नहीं, क्योंकि इसरो जो है एक अंतरिक्ष केंद्र है हमारा, है ना। इसरो एक जो हमारा संगठन है ना, इसरो, इसका 100वां उपग्रह की बात हो रही है। भारत का 100वां ये है आपका 9 दिसंबर 2012 को, लेकिन इसरो का 100वां उपग्रह ये 12 जनवरी 2018 को क्या किया गया था? प्रक्षेपित किया गया था श्रीहरिकोटा, मतलब सतीश धवन केंद्र, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। और किसकी सहायता से? PSLV V40 की सहायता से इसको जो है लॉन्च किया गया था। और इसमें आप देखेंगे 31 उपग्रह को साथ में, 31 उपग्रह को एक साथ प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, तो 31 उपग्रह को जब एक साथ प्रक्षेपित किया गया था, उसमें से 3 उपग्रह भारत के थे, बाकी जो 28 उपग्रह थे वो दूसरे देशों के थे। ठीक है, अब भारत के आपको वो 3 उपग्रह याद रखना है। भारत के जो वो 3 उपग्रह थे, वो एक था आपका ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, एक नैनो सैटेलाइट और एक माइक्रो सैटेलाइट, है ना, सैटेलाइट। तो आपको 3 सैटेलाइटों के नाम यहाँ याद रखना है। एक हो जाएगा ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, दूसरा हो जाएगा माइक्रो सैटेलाइट और एक हो जाएगा नैनो सैटेलाइट। 3 सैटेलाइट के आपको नाम याद रखना है, क्योंकि 31 उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था। और ये कब किया गया था? जो कि इसरो का 100वें उपग्रह थे, मतलब इसरो जो है 100वां उपग्रह प्रक्षेपित कर रहा था। और इसके अंतर्गत ये जो है 12 जनवरी 2018 को ये प्रक्षेपित किया गया, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश सतीश धवन केंद्र से इसको प्रक्षेपित किया गया था। PSLV V40 की सहायता से प्रक्षेपित किया जाने वाला था। और इसके अंतर्गत 31 उपग्रह थे, जिसमें भारत के 3 थे, ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, नैनो सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट। 3 आपको याद रखना है। 28 उपग्रह अन्य देशों के थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं 22 जुलाई 2019। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बात यहाँ किसकी हो रही है? चंद्रयान 2 की बात हो रही है। जब चंद्रयान 2 की बात हो रही है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। 22 जुलाई 2019 को ये प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, और ये जो प्रक्षेपित किया गया था, ये GSLV MK3, बिल्कुल याद रख लीजिए, GSLV MK3 याद रख लीजिए, क्योंकि ये पूछा जाएगा चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए किस व्हीकल की सहायता ली गई थी? तो ये व्हीकल की सहायता ली गई थी GSLV MK3, पूरा नाम याद रखना है आपको, GSLV MK3। इसकी सहायता से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। और ये इसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, सतीश धवन केंद्र से ही प्रक्षेपित किया गया था, जो कि कहाँ आता है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ठीक है, चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। आप भली भांति जानते हैं कि चंद्रयान 2 में आपको 3 भाग देखने को मिलते हैं। एक है आपका ऑर्बिटल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चंद्र कक्षीयान, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? चंद्र कक्षीयान। कई बार हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स कर देते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तीनों को मैं आपको बता देता हूं। एक था आपका ऑर्बिटल, एक था आपका लैंडर और एक था आपका रोवर। ठीक है, क्या क्या था आपका? एक ऑर्बिटल था, एक लैंडर था और एक आपका रोवर था। अब हम ऑर्बिटल को हिंदी में बोलते हैं चंद्र कक्षीयान। ठीक है, ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं? चंद्र कक्षीयान। लैंडर को हमने नाम दिया था विक्रम, है ना, लैंडर को हमने नाम क्या दिया था? विक्रम। डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर जो है ना, इनके नाम पर जो है इसको नाम दिया गया था विक्रम। डॉक्टर विक्रम जी जो थे, उनके नाम पर ही जो है हमने इसका नाम लैंडर रखा था और इसका हिंदी में नाम विक्रम रखा था, जो कि
लैंड करने वाला था, इसलिए हमने उसको लैंडर कहा था। ठीक है, फिर उसके बाद रोवर था, मतलब जो चलने वाला था, लैंड तो हो जाएगा, उसके बाद जो निकलेगा उसमें से रोवर, तो उसको इसलिए हमने रोवर कहा था, जिसको हिंदी में हमने प्रज्ञान कहा था। हिंदी में रोवर को प्रज्ञान कहा गया था। और ये जो प्रज्ञान शब्द है ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो 3 नाम याद रखना है, ऑर्बिट याद रखना है, लैंडर याद रखना है, क्योंकि लैंड ऑर्बिट जो था वो उसका काम भली भांति अभी भी कर रहा है। ऑर्बिट में राउंड लगाने का काम ऑर्बिट का था, और लैंडर का काम प्रज्ञान, जो लैंडर का काम था वो रोवर को लैंड कराना था। लैंडर का काम क्या था? रोवर को कहां लेके जाना है? चंद्रमा की सतह पर लेके जाना था। और रोवर वहां से फिर निकलता, उस जो हमारा जो सैटेलाइट था उससे फिर किसको निकलना था? लैंडर से रोवर निकलता और फिर वो जानकारी प्राप्त करता, जितनी भी जानकारी उसको एकत्रित करने वाला था रोवर, जिसको हमने प्रज्ञान कहा। तो ये 3 चीजें याद रखना है, ऑर्बिट, लैंडर, रोवर। ऑर्बिट चंद्र कक्षायान कहा जाता है इसको, लैंडर को हमने विक्रम कहा, रोवर को हमने प्रज्ञान कहा। प्रज्ञान शब्द जो है संस्कृत भाषा से लिया गया। लेकिन अगर हम बात करें 7 दिसंबर 2019 को जो है, 7 दिसंबर 2019 को जो है इससे हमारा संपर्क टूट गया, जिसके कारण कहीं ना कहीं हम 5 मिनट से थोड़ा सा पीछे हो गए। बाकी लगभग हम इसको क्या मानते हैं, चंद्रयान 2 जो हमारा मिशन था उसको लगभग हम सफल मानते हैं। छोटा सा एक कारण था, वो कारण ये था कि संपर्क टूट गया, जिसके कारण आप देखेंगे कि इसको जो है हम जितना सक्सेसफुली बनाना चाहते थे, ये सफल या चंद्रयान मिशन जो रहा है वो उतना सफल नहीं हो पाया। लेकिन 95% हम इसको अभी भी सफल मानते हैं। ठीक है, तो 7 दिसंबर 2008 को जो है संपर्क टूट गया था। फिर इसके बाद हम बात करते हैं 27 नवंबर 2019 को। 27 नवंबर 2019 की अगर हम बात करें तो इसरो के द्वारा कार्टोसैट का सफल परीक्षण किया गया था, कार्टोसैट का। ठीक है, तो ये कार्टोसैट के बहुत सारे लॉन्च होते हैं। देखो कार्टोसैट तो नाम रखा गया है, इसके बहुत सारे संस्करण आते हैं और उनको हम लॉन्च करते हैं। यहाँ पर भी मैंने आपको कार्टोसैट 2 बताया था। तो ऐसे ही आप देखेंगे 27 नवंबर 2019 को, कब? 27 नवंबर 2019 को अगर आप देखोगे तो 27 नवंबर 2019 को इसरो के द्वारा कार्टोसैट का सफल परीक्षण किया गया था। इसकी विशेषता क्या है ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसको जो है वो आप देखोगे 509 किलोमीटर की ऊंचाई पे स्थापित किया गया है। पृथ्वी से 509 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको स्थापित किया गया है और ये पृथ्वी का मानचित्र या पृथ्वी की जो है इमेज हमको देता है। और अगर आप देखेंगे 25 सेंटीमीटर तक की स्पष्ट वस्तु की ये फोटो हमको प्राप्त दे सकता है स्पष्ट रूप से। मतलब इसकी क्षमता इतनी ज्यादा है। आप सोचिए कि ये जो सैटेलाइट है ये 509 किलोमीटर की दूरी से हमको पृथ्वी के अंतर्गत जो भी वस्तु की आप इमेज लेना चाहते हैं उसकी ये आपको इमेज दे सकता है। साथ ही साथ 25 सेंटीमीटर तक की स्पष्ट फोटो ये दे सकता है, स्पष्ट इमेज ये आपको दे सकता है 25 सेंटीमीटर तक की। मतलब आप इतनी दूरी से इतनी क्लियर फोटो निकालना भी बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए हम इसको भारत की आंख कहते हैं। ठीक है, इसलिए हम कार्टोसैट को क्या कहते हैं? इसको हम भारत की आंख कहते हैं। नाम याद रखना है। कार्टोसैट की अगर हम बात करें, इसरो के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था, सफल परीक्षण किया गया था। 509 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह 25 सेंटीमीटर की बिल्कुल वस्तु की स्पष्ट फोटो दे सकता है, हमको इमेज दे सकता है और इसको हम भारत की आंख इसीलिए कहते हैं। ठीक है, फिर आप देखेंगे 16 नवंबर 2019 को, कब बात हो रही है? यह बात हो रही है 16 नवंबर 2019 को अग्नि 2 मिसाइल का परीक्षण किया गया था और यह परीक्षण उड़ीसा में किया गया था, अब्दुल कलाम द्वीप में किया गया था। ये नई बात बता रहा हूं मैं आपको, याद रखना है ना। बात क्या याद रखना है? बात सिंपल सी है जो आपको याद रखना है कि 16 नवंबर 2019 को, 19 की बात हो रही है, 16 नवंबर 2019 को अग्नि 2 मिसाइल का परीक्षण किया गया था। अग्नि 2 मिसाइल का परीक्षण किया गया था और ये जो परीक्षण किया गया था ये उड़ीसा में किया गया था। उड़ीसा में एक आपको अब्दुल कलाम द्वीप देखने को मिलता है। डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है अब्दुल कलाम द्वीप कहां पर है? तो उड़ीसा में है। या फिर उड़ीसा राज्य में कौन सा द्वीप है? तो अब्दुल कलाम द्वीप है। यहां से कई प्रकार के मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। अब्दुल कलाम जी के नाम पर इसको जो है अब्दुल कलाम द्वीप नाम दिया गया है और यहां पर बहुत सारे आप देखेंगे मिसाइलों का परीक्षण होता है। उड़ीसा में है, ये याद रखना है। ठीक है,
फिर हम बात करते हैं 19 दिसंबर 2019 को। 19 दिसंबर 2019 को डीआरडीओ में आपको बता चुका हूं डिफेंस मिनिस्टर के रूप में, है ना, डिफेंस विभाग है ये हमारा, रक्षा विभाग है डीआरडीओ, ठीक है। तो 19 दिसंबर 2019 को डीआरडीओ द्वारा जो है पिनाक मिसाइल का परीक्षण किया गया था। पिनाक मिसाइल याद रखना है, पिनाक मिसाइल का परीक्षण किया गया था, सफल परीक्षण हुआ था, और ये परीक्षण जो हुआ था वो चांदीपुर में हुआ था। उड़ीसा में एक और आपको जो है मिसाइल परीक्षण केंद्र देखने को मिलता है, चांदीपुर कहां आता है, उड़ीसा में। यहां पर इसका सफल परीक्षण हुआ था पिनाक का। पिनाक एक मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण 19 दिसंबर 2019 को हुआ था, चांदीपुर में हुआ था। चांदीपुर कहाँ है, उड़ीसा में है। और चांदीपुर आप देखेंगे बहुत सारे मिसाइलों का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत सारे मिसाइलों का परीक्षण यहाँ पर किया जाता है। फिर हम बात करते हैं 17 दिसंबर 2019 को डीआरडीओ द्वारा जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था, ये आपको याद रखना है, डीआरडीओ द्वारा। तो डीआरडीओ द्वारा भी बहुत सारे मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है, इसरो द्वारा भी बहुत सारे मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। मिसाइलों को परीक्षित करने के लिए या तो आप चांदीपुर का इस्तेमाल करते हैं, सतीश धवन केंद्र से जहां पर जो है कई प्रकार के उपग्रह को लॉन्च किया जाता है, यह जो आपको श्रीहरिकोटा में देखने को मिलता है, चांदीपुर आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है, कलाम द्वीप जो है आपको कहां देखने को मिलता है, उड़ीसा में देखने को मिलता है। बहुत सारे द्वीप हैं जो आपको याद रखना है, जो कि अंतरिक्ष विज्ञान से संबंध रखते हैं। तेजस एक हमारा क्या है, लड़ाकू विमान है, और ये भारत द्वारा निर्मित किया गया है, और भारत द्वारा स्वदेशी है, ये निर्मित किया जाने वाला प्रथम लड़ाकू विमान है तेजस। नाम याद रखना है, तेजस, जो कि भारत का प्रथम लड़ाकू विमान है और जो भारत में निर्मित किया गया है, ठीक है। माइक्रोवेव बम का आविष्कार अमेरिका द्वारा किया गया था। कई प्रकार के हमको बम का आविष्कार देखने को मिलता है, सबसे बड़ा हम परमाणु बम मानते हैं, इसका भी आविष्कार हुआ है। उसी तरीके से एक माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव बम का आविष्कार जो है अमेरिका द्वारा किया गया है। ये थोड़ा सा पॉइंट था, इंपॉर्टेंट मुझे लगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखेंगे कि मौसम की जानकारी के लिए हीलियम गैस के गुब्बारों का उपयोग किया जाता है। पॉइंट छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मौसम की जानकारी प्राप्त करना है तो मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए अधिकांश रूप से आप देखेंगे तो हीलियम गैस के गुब्बारों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। हीलियम गैस आप देखेंगे जो गुब्बारे उड़ते हैं, उड़ने वाले गुब्बारे जो होते हैं, वो उसमें जो है नॉर्मली हीलियम गैस का ही उपयोग किया जाता है। फिर हम बात करते हैं कि 19 मई 2018 को रूस द्वारा विश्व का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था। विश्व का पहला तैरता हुआ है, इसलिए मैंने आपको बताना आवश्यक समझा कि 19 मई 2018 को रूस द्वारा विश्व का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र, जिसका नाम है एकेडमिक लोमोनोसोव, क्या हो जाएगा, लोमोनोसोव, एकेडमिक लोमोनोसोव, ये लॉन्च किया गया था। और ये विश्व का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र है, इसलिए आपको याद रखना है, जो रूस द्वारा स्थापित किया गया था, लॉन्च किया गया था 19 मई 2018 को, ठीक है। नासा द्वारा हवन दूरदर्शी द्वारा, देखो एक हवन दूरदर्शी जो आप देखते हैं ना, दूरदर्शी जिसके द्वारा जो है हम खगोल शास्त्र की जो है अध्ययन होता है, हम जानकारी प्राप्त करते हैं। दूरदर्शी जो होता है, जैसे कि नॉर्मली हम इसके द्वारा जो है कई प्रकार ब्रह्मांड में होने वाले कितने प्रकार के परिवर्तन हैं उसको देखते हैं, है ना, उसका अध्ययन करते हैं। तो नासा के द्वारा हवन दूरबीन है, एक दूरबीन है, इसकी सहायता से ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा इसकी खोज की गई थी, जिसका नाम क्या रखा गया है, इकारस। इसकी खोज की गई है, जो कि ब्रह्मांड में हम इसको क्या मानते हैं, सबसे दूर स्थित तारा, ठीक है। और इसकी जो खोज है वो नासा द्वारा की गई थी, और ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, हवन दूरबीन थी, इसकी सहायता से हमने इसको खोजा था। ब्रह्मांड में स्थित सबसे दूर स्थित, ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित ये एक तारा है, जिसका नाम इकारस रखा गया था। अब बात करते हैं चंद्रयान फर्स्ट की। आपने बहुत सारी जानकारी चंद्रयान 2 से ले ली है, अब बात करते हैं चंद्रयान फर्स्ट की। चंद्रयान फर्स्ट की अगर हम बात करें तो 22 अक्टूबर 2008 को इसको लॉन्च किया गया था। लॉन्च करने का अगर आप प्रमुख उद्देश्य देखेंगे, जैसे कि चंद्रयान 2 का जो मेन उद्देश्य जो था कि वो ये था कि इस रोबोट को जो है चंद्रमा की सतह पर उतारना है, परंतु चंद्रयान फर्स्ट का जो रहा था वो ऑर्बिट में ही, आप देखेंगे जो चंद्रमा है उसकी कक्ष में जो है परिक्रमा लगाना
ही इसका मेन उद्देश्य रहा था और उसके लिए ये सफल भी हुआ था। चंद्रयान फर्स्ट की अगर हम बात करें 22 अक्टूबर 2008 को इसको लॉन्च किया गया था और 28 अगस्त 2009 से इससे हमारा संपर्क टूट गया था। हालांकि इतने समय तक इसने बहुत सारी जानकारी हमको दे दी थी, कई प्रकार की जानकारी चंद्रयान फर्स्ट के द्वारा हमको चंद्रमा की प्राप्त हो चुकी थी, क्योंकि आप देखेंगे एक साल लगभग एक साल के अंतर्गत बहुत सारी जानकारी हमको चंद्रयान फर्स्ट के द्वारा चंद्रमा की मिल चुकी थी। ठीक है, उसके बाद ही संपर्क इससे टूट गया था। PSLV C11 की सहायता से इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, जो कि भारत का चंद्रमा पर प्रथम मिशन था। आपको याद रखना है, ये चंद्रयान फर्स्ट ही रहा है भारत का प्रथम मिशन किस पर, चंद्रमा पर, जो कि आप देखेंगे चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया गया था। मतलब इसको चंद्रमा की सतह पर लैंड नहीं करवाया गया था, इसको चंद्रमा की जो कक्षा है, जैसे कि नॉर्मली भारत की जो पृथ्वी की जो कक्षा है, मैंने आपको बताया सौर मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये जो मंडल है, उसी तरीके से जो चंद्रमा की कक्षा है उसमें स्थापित किया गया था चंद्रयान फर्स्ट को। ठीक है, और इसके द्वारा अगर आप देखेंगे 100 किलोमीटर की सीमा पर इसको स्थापित किया गया था। मतलब चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर दूरी पर जो है इसको जो है स्थापित किया गया था और वहां से फिर ये चंद्रमा का क्या लगा रहा था, राउंड लगा रहा था। ठीक है, और इसको श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश सतीश धवन केंद्र से ही प्रक्षेपित किया गया था और इसने लगभग आप देखेंगे 3000 परिक्रमाएं पूर्ण कर ली थी। 3000 परिक्रमाएं पूर्ण कर चुका था ये चंद्रमा की। ठीक है, उसके बाद ही हमारा इससे क्या टूटा है, संपर्क टूटा है। ठीक है, तो ये इतने पॉइंट आपको याद रखना है। 22 अक्टूबर 2008 याद रखिए आप बिल्कुल। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था। 18 अगस्त 2009 को संपर्क टूटा है। PSLV C11 की सहायता से इसरो ने इसको स्थापित किया था। चंद्रमा पर भेजा जाने वाला भारत का पहला मिशन था। फिर हम बात करते हैं मंगल मिशन। बहुत सारी जानकारी मैं इसमें ऑलरेडी पहले एक की वीडियो में आपको दे चुका हूं। मंगल मिशन की अगर हम बात करें 25 नवंबर 2013 को इसको लॉन्च किया गया था। मंगल मिशन के लिए जो है एक उपग्रह लॉन्च किया गया था जो कि मंगल की कक्षा में परिक्रमा करेगा। ठीक है, इसरो के द्वारा स्थापित किया गया था, इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में इसने प्रवेश कर लिया था और लगातार फिर वहां पर ये क्या कर रहा था, लगातार जो है मंगल की कक्षा में प्रवेश करते ही इसने जो है मंगल के कक्षा में जो है राउंड लगाना, परिक्रमा करना जो है प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, मॉम मिशन के नाम से इसको हम जानते हैं क्योंकि मंगल ऑर्बिट मिशन इसका नाम था, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में हम उसको मॉम कहते हैं। MOM, मंगल ऑर्बिट मिशन, मंगल ऑर्बिट मिशन, MOM, मॉम के नाम से हम इसको जानते हैं। डेट आपको क्या याद रखनी है, 25 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा, ये भी आपका वहीं से लॉन्च होगा, है ना। और इसको जो है 24, ये खास याद रखना, 24 सितंबर 2014 को ये जो है मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था और लगातार ये मंगल की कक्षा की परिक्रमा कर रहा है और इसको हम मॉम मिशन के रूप में भी जानते हैं, मंगल ऑर्बिट मिशन। अब आप देखिए, भारत पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में सैटेलाइट स्थापित करने वाला पहला देश बना है। ये बहुत बड़ी बात है, पहले ही प्रयास में, भारत ने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में सैटेलाइट स्थापित कर दिया गया। तो भारत पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में सैटेलाइट स्थापित करने वाला पहला देश बना है। दूसरी बात, मंगल मिशन की जो टीम रही है, जितनी भी टीम रही है मंगल मिशन की, उनको 2015 में पायनियर सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है। 2015 में जो मंगल मिशन की टीम रही है, क्योंकि सफल परीक्षण रहा है, भारत द्वारा किया गया, ये पहले ही प्रयास में हो चुका था। बाकी देशों को जो है कई प्रयास करने पड़े, उसके पश्चात ही उन्होंने जो है मंगल की कक्षा में अपना सैटेलाइट स्थापित कर पाए। लेकिन भारत एक ऐसा देश रहा है जिसने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में अपना सैटेलाइट स्थापित किया। इसलिए आपको याद रखना है कि इसीलिए आप देखेंगे तो मंगल मिशन की जो टीम रही है उसको 2015 में पायनियर
जो है सम्मान से सम्मानित किया गया था। बहुत सारे फैक्ट मैं ऑलरेडी आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूं, जो कहीं ना कहीं अंतरिक्ष विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। इसने ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, इसमें आपको सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट की डेट्स याद रखना है। खास तौर पे आपको चंद्रयान 2, चंद्रयान फर्स्ट, मंगल मिशन और जो भारत की आंख किसको कहते हैं हम, तो वो हम कहते हैं कार्टोसैट को। ये सारी चीज़ें आपको इसमें याद रखना इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। साथ ही साथ हमारी वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल तक जरूर शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।